जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका उत्कृष्ट डिफेंस एकेडमी के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो बच्चों, परिश्रम बैच की इस बेहतरीन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं अपने लास्ट 15 इयर्स के फिजिक्स के क्वेश्चंस। इससे लास्ट वीडियो में हम 2015 तक के सारे फिजिक्स के क्वेश्चन देख चुके हैं। बहुत डिटेल में हमने उनको डिस्कस भी किया है। हर एक ऑप्शन पे हमने जितने कॉन्सेप्ट्स लग रहे थे वो सारे डिस्कस कर लिए हैं। तो आज हमारे पास जो पेपर है वो है 2016 का फर्स्ट पेपर, जिसे हम आज डिस्कस करेंगे। सारे क्वेश्चंस हम बहुत डिटेल में एक एक ऑप्शन को देखते हुए जितने कॉन्सेप्ट्स आपके बिल्डअप हो सकते हैं इस वीडियो से, उतने कोशिश करेंगे कि आपके कॉन्सेप्ट्स हो जाएं। ठीक है, जो आपको ये कॉन्सेप्ट्स जब आपके क्लियर हो जाएंगे तो आपका जो अपकमिंग एनडीए का एग्जाम है जो सितंबर 3 को होने वाला है, उसमें आपको ये बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। यानी जितने आप हमारी सीरीज को देखेंगे उतना ही आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते रहेंगे। यानी जितने क्वेश्चंस आपके एनडीए में आ रहे होंगे वो लगभग यहीं से बनते हुए आपको दिखाई देंगे। तो शुरुआत करते हैं बेटा इस वीडियो की बेहतरीन जोश के साथ। तो हमारे पास देखिए आज का जो पेपर है वो है एनडीए फर्स्ट फिजिक्स 2016। अब देखिए इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि अ कंटेनर इज फर्स्ट फिल्ड विथ water and then the entire water is replaced by mercury has a density of 13.6 into 10 raised to the power 3 kg per meter cube। if x is the weight of the water and y is the weight of the mercury then आपको x और y में एक रिलेशन बताना है। यानी इसने बोला है कि एक कंटेनर में पहले तो वाटर रखा गया है और उसके बाद उसको एंटायरली रिप्लेस कर दिया गया है मरकरी से, और मरकरी की जो डेंसिटी है वो 13.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3 kg पर मीटर क्यूब है। तो आपको एक्स और वाई में एक संबंध बताना है। अब देखिए जरा, एक्स और वाई क्या आपके पास, वेट ऑफ वाटर है एक्स और वाई क्या है, वेट ऑफ मरकरी। तो दोनों का वेट निकाल देते हैं। क्लियर है? अब आप देखो देखेंगे जरा तो वेट कैसे निकलता है। आपको पता है करके कि जो आपके पास डेंसिटी होती है वो मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, और दूसरा जो आपके पास वेट होता है वो mg के इक्वल होता है। तो हमें ये w ही निकालना है दोनों केस में, x और y से जिसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है। यहां से अगर आप देखोगे तो मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम होता है। अगर आप देखोगे क्योंकि मुझे मास की जरूरत है, g की वैल्यू तो हम 10 ले लेंगे। क्लियर है? अब देखिए जो आपके पास डेंसिटी ऑफ मरकरी है वो आपके पास गिवन है 13.6 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। और ऐसे ही जो डेंसिटी ऑफ वाटर होती है बेटा वो होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब होती है। अब अगर आप मास ऑफ मरकरी निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, रो ऑफ मरकरी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, क्योंकि रिप्लेस करा जा रहा है उसी से तो दोनों का वॉल्यूम तो सेम ही होगा। तो आपके पास क्या दे रखा है, रो एम क्या दे रखा है 13.6। अच्छा इसको देखेंगे हम, इसे क्या लिख सकते हैं, 2 जीरोज लगा लेता हूं, केजी पर मीटर क्यूब, यानी इसे लिख सकता हूं 13600 केजी हो जाएगा आपके पास। क्लियर है? तो ये आपके पास मास हो जाएगा किसका, आपके पास मरकरी का। यानी वेट ऑफ मरकरी क्या आ गया, वेट ऑफ मरकरी मतलब आपको y से रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसे, y इज द वेट ऑफ मरकरी। बिल्कुल सही है। y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, m मरकरी इंटू जी आ जाएगा। m मरकरी कितना आ रहा है 3600 इंटू जी, आपके पास क्या आ गया, वेट आ गया। क्लियर है? ऐसे ही मास ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, रो ऑफ वाटर मल्टीप्लाइड बाई वी। रो ऑफ वाटर कितना है 1000 है और ये v हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास क्या हो जाएगा, v यहां पर हो जाएगा, v kg हो जाएगा। अगर आप इसे देख रहे होंगे तो v यहां पर ये छूट गया है। ठीक है, इसे जरा लिख लेते हैं, पहले वाले केस में यहां पर v छूट गया तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। इतना दोनों का मास हो जाएगा, इतना kg कह सकते हैं और इसे भी kg कह सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं क्या निकालूं, वेट ऑफ वाटर निकालूं तो ये आ जाएगा रो, आपके पास क्या आ जाएगा, मास ऑफ वाटर मल्टीप्लाइड बाई जी। क्लियर है? क्या आ जाएगा, मास ऑफ वाटर मल्टीप्लाइड बाई आपके पास जी आ जाएगा। यानी ये आपके पास क्या आ जाएगा, अच्छा यहां पर आपके पास मैंने क्या लिखा हुआ है, वेट लिखा हुआ है जी, तो यहां पर वी भी आ जाएगा आपके पास। ठीक है, यहां पर भी वी आ जाएगा। एम क्या है आपके पास, देखो 1000 वी है और एक जी है, और ये आपके पास क्या है, ये एक्स है। अब आपको एक्स अपॉन वाई का निकालना है। अगर आप एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू देखेंगे तो एक्स क्या है आपके पास, एक्स क्या है, वेट ऑफ आपके पास वाटर है, दैट इज ये है 1000 वी, वेट ऑफ वाटर क्या रखा है आपके पास 1000 वी जी आ रखा है, तो लिख लेते हैं हमारे पास 1000 वी जी अपॉन आपके पास क्या है, वेट ऑफ आपके पास मरकरी है 136
0 0, VG है, VG से VG कैंसिल, 1 2 3 एंड 1 2, एक जीरो यहां पर रह जाएगा। अच्छा इसे y ओवर x लिख लेते हैं तो 136 अपॉन 10 आ जाएगा। तो y इज इक्वल्स टू आपके पास ये 13.6 आपके पास x आ जाएगा। तो कौन सा इक्वेशन सही हो जाएगी आपके पास, y इज इक्वल्स टू 13.6x, दैट इज सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं कि डेंसिटी ऑफ वाटर इज, बेटा डेंसिटी ऑफ वाटर जो मैक्सिमम होती है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर होती है। अगर आपने एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर पढ़ा हो, एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर पढ़ा हो, तो इसमें आपने जो ग्राफ पढ़ा होगा वो इस तरीके से पढ़ा होगा। एक तो आपने वॉल्यूम और टेम्परेचर में ग्राफ देखा होगा, इसे 0 ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, क्लियर है। ये जो आपके पास बनता है ये किस तरीके का बनता है, ये इस तरीके का बनता है, ये इस तरीके का बनता है। देखो आपके पास जो यहां पर आपके पास है, देखो अगर आप 7 डिग्री सेल्सियस से इधर को आएंगे, 7 से इधर को आएंगे टेम्परेचर को, आप देखेंगे वो आप टेम्परेचर कम कर रहे हैं तो आपका वॉल्यूम कम होते जाता है, क्योंकि जैसे जैसे आप टेम्परेचर कम करते जाएंगे वाटर का तो क्या होते जाएगा, वो आपका सॉलिड बनते जाएगा, यानी आइस की तरफ को बनते जाएगा। लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस पर आप देखिए वॉल्यूम मिनिमम हो गया, ठीक है। लेकिन जैसे आप 4 डिग्री सेल्सियस से कम कर रहे हैं तो टेम्परेचर कम होने पर वॉल्यूम को क्या होना चाहिए था, कम होना चाहिए था, वॉल्यूम को कम होना चाहिए था, क्योंकि डेंसिटी बढ़ रही है ना। तो देखिए जरा आपके पास वॉल्यूम लेकिन बढ़ रहा है, यानी ट्रेंड से अलग बिहेव कर रहा है, तो इसलिए आपका इसे कहते हैं एनॉमलस बिहेवियर। अगर आप डेंसिटी और टेम्परेचर में बनाएंगे तो देखिए डेंसिटी ऑफ टेम्परेचर में कैसे होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7, तो ये आपका कुछ इस तरीके से बनता है, देखिए इस तरीके से बनता है। अब अगर आप यहां पर देखोगे तो डेंसिटी देखो यहां पर मैक्सिमम है, वॉल्यूम तो मिनिमम है लेकिन डेंसिटी आपकी क्या है, मैक्सिमम है। तो क्या हो जाएगा आपके पास 4 डिग्री सेल्सियस पर आपकी डेंसिटी क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। दिस इज ड्यू टू द एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि सपोज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू बॉडीज ऑफ इक्वल मासेस इज एफ, ठीक है। आपके पास क्या है कि दो इक्वल मासेस है, उनके बीच में फोर्स कितना एफ है, तो आपके पास क्या होगा, जी स्मॉल m इंटू स्मॉल m ओवर आर स्क्वायर, ये दे रखा है। इफ ईच मास इज डबल्ड, अच्छा दोनों मास को डबल कर दिया जाए, ठीक है, ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम अनचेंज्ड, सेपरेशन को अनचेंज रखा हुआ है, तो फोर्स वुड बी, अच्छा क्या किया जा रहा है, मास को m को 2 गुना कर दिया जा रहा है, क्लियर है, m डैश को 2 गुना कर दिया जा रहा है। तो इन्हें f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, g इंटू ये हो जाएगा 2m, ये भी हो जाएगा 2m ओवर आर स्क्वायर हो जाएगा, ये f डैश निकल रहा है क्योंकि मास चेंज हो गया, तो f डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 कैपिटल G m इंटू m ओवर आर स्क्वायर, और आपके पास ये f के बराबर है तो f डैश इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, 4f हो जाएगा। दैट इज आपके पास ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं कि अ बॉडी हैज अ फ्री फॉल फ्रॉम हाइट 20 मीटर आफ्टर फॉलिंग थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर, द बॉडी वुड, क्या किया जा रहा है कि एक पिंड को फ्री फॉल करवाया जा रहा है, यानी यहां से नीचे फेंका जा रहा है, फेंका नहीं, फ्री फॉल करवाया जा रहा है, यानी ये आपका ग्राउंड है और इसकी जो ऊंचाई है वो आपकी 20 मीटर है, क्लियर है। यहां से इसे रिलीज किया जा रहा है, फ्री फॉल किया जा रहा है, अंडर ग्रेविटी मोशन करवाया जा रहा है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 होगी, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। अब वो कह रहा है कि जब 5 मीटर पे जाता है तो उसकी टोटल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी का क्या होगा। देखो लिखा हुआ है लॉस 1/4 ऑफ टोटल एनर्जी। देखिए टोटल एनर्जी कभी भी डिक्रीज या इंक्रीज नहीं करेगी, बिकॉज एनर्जी कैन नीदर बी डिक्रीज्ड, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। तो आपके पास क्या है, ना ही एनर्जी क्या हो सकती है, टोटल एनर्जी कम हो सकती है, ना ही बढ़ सकती है। तो टोटल एनर्जी को लेकर कुछ बात अगर कही गई है तो वो आपके पास क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। इसका मतलब जो चेंज आ रहा होगा 5 मीटर नीचे आके वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में आ रहा होगा। मान लेते हैं यहां पर आपका ऑब्जेक्ट आ गया और ये 5 मीटर है, कितना है आपके पास, ये 5 मीटर है, ठीक है, इसे लिख देते हैं ये 5 मीटर है। तो इस पॉइंट पर क्या आपकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, ये आपके पास कितना हो गया, ये 5 हो गया, तो बचा हुआ कितना हो गया 15 मीटर। अब देखो जरा, इस पॉइंट को ए ले लेते हैं, इस पॉइंट को बी ले लेते हैं और इस पॉइंट को सी ले लेते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट
ए अगर मैं देखूं तो mgh होता है, क्या होता है, mgh होता है। m मुझे गिवन नहीं है पार्टिकल का, लेकिन g की वैल्यू क्या होती है, 10 होती है, और h कितना दे रखा है, 20 दे रखा है। तो क्या हो जाएगा, 10 इंटू 20 इंटू m, मास नहीं दे रखा है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 200 m जूल हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो जरा, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी निकाल देते हैं। ये क्या हो जाएगा, वही फिर से m इंटू जी की जगह 10, h कितना हो गया, 15 हो गया, तो ये हमारे पास हो गया 150 mj हो जाएगा। अब देखोगे जो चेंज इन एनर्जी है, चेंज इन एनर्जी है वो आपके पास क्या आ रहा है, पहले थी आपके पास 200 mg, 200 m जूल थी, अब 150 जूल हो गई, 150 m जूल हो गई है, तो कितना आ गया, 50 m जूल कह सकते हैं इसे। अगर आप देखोगे ये जो चेंज इन एनर्जी है, ये इनिशियल एनर्जी का 1/4 है, क्योंकि 1/4 ऑफ 200 m अगर आप करोगे तो यू विल गेट 50 m। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी 5 मीटर नीचे आने पे 1/4 इनिशियल से कम हो जा रही है, तो लॉस 1/4 ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है, तो बी आपके पास सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मास ऑफ अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मास क्या होता है आपके पास, इज अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट। बिल्कुल सही है, क्योंकि मास की डेफिनेशन ही ये है कि जितना मैटर प्रेजेंट होता है किसी भी बॉडी में, वही क्या आपके पास उसका मास होता है। तो पहला सही है। डज नॉट वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, बिल्कुल सही है भाई। अगर आपकी एक बॉल जो है 5 kg की है, उसे आप कहीं भी ले जाओ, उसका मास क्या होगा, 5 kg होगा। ठीक है, तो ये भी सही है। चेंजेस विथ चेंज इन ग्रेविटेशनल फोर्स, बिल्कुल चेंज नहीं होगा आपके पास, क्यों, क्योंकि जी पर ये डिपेंड करता ही नहीं है। क्लियर है, तो सिर्फ 1 और 2 आपका आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है टू बॉडीज ए एंड बी आर मूविंग विथ इक्वल वेलोसिटीज। अच्छा ठीक है, दोनों बॉडी ए और बी है, दोनों इक्वल वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। द मास ऑफ बी इज डबल दैट ऑफ ए, मास ऑफ बी जो है डबल दैट ऑफ ए है आपके पास। क्लियर है। इन कॉन्टेक्स्ट, इन दिस कॉन्टेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब ये मोमेंटम के बारे में बातें कही गई है, ठीक है, तो मोमेंटम देख लेते हैं। जो पहले पी ए का मोमेंटम आ जाएगा, पी इज इक्वल्स टू क्या होता है मोमेंटम, पी इज इक्वल्स टू एम वी होता है। ठीक है, तो पी ए इज इक्वल्स टू आ जाएगा एम ए वी ए, और पी बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एम बी वी बी हो जाएगा। क्लियर है। अगर आप इस पी बी को लिखोगे तो ये पी बी आपके पास क्या आ जाएगा, क्योंकि एम बी क्या दे रखा है, ट्वाइस ऑफ एम ए दे रखा है, तो ये आ जाएगा आपके पास कितना आएगा, देखिए जरा इसको, तो ये आपके पास आ जाएगा ट्वाइस ऑफ एम ए वी बी आ जाएगा। क्लियर है। अब देखते हैं जरा मोमेंटम को, पी ए ओवर पी बी निकालूं जरा मैं, तो पी ए क्या है, एम ए वी ए है, और आपका पी बी क्या है, ट्वाइस ऑफ एम ए वी बी है। देखो एम ए और एम ए तो कैंसिल, और वेलोसिटी मुझे पहले ही दे रखा था कि दोनों ऑब्जेक्ट की सेम है, इसका मतलब वी ए और वी बी भी कैंसिल। इसका मतलब है पी ए ओवर जो पी बी आ गया है वो 1/2 आ गया है। इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूं, पी बी इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ पी ए, यानी जो दूसरी बॉडी है उसका मोमेंटम पहली बॉडी का 2 गुना हो जाएगा, यानी मोमेंटम ऑफ बी विल बी डबल दैट ऑफ ए, यानी बी का जो संवेग होगा ए के संवेग का 2 गुना होगा। तो पहला ही ऑप्शन क्या है हमारे पास, करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए बेटा, देखिए ड्यूरिंग सोलर एक्लिप्स, सोलर एक्लिप्स क्या होता है आपके पास, सोलर एक्लिप्स यानी सूर्य ग्रहण जो होता है उसमें क्या होता है आपके पास, जो मून है, मून कम्स इन बिटवीन सन एंड अर्थ। और एक आपने सुना होगा कि एक होता है लूनर एक्लिप्स, चंद्र ग्रहण जिसे बोलते हैं। इस केस में योर अर्थ कम्स इन बिटवीन सन एंड मून। अब देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। सोलर एक्लिप्स के लिए क्या है, सूर्य ग्रहण के लिए क्या है कि मून जो है सन और अर्थ के बीच में आता है, तो पहला ऑप्शन है द अर्थ कम्स इन बिटवीन द सन एंड मून, ये आपके पास लूनर एक्लिप्स वाला ऑप्शन है। द मून कम्स इन बिटवीन द सन एंड अर्थ, बिल्कुल सही है आपके पास बी ऑप्शन। सूर्य ग्रहण में आपके पास क्या हो रहा है कि मून जो है इट कम्स बिटवीन सन एंड अर्थ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। बेटा एक्सेलरेशन क्या होता है, ए इज इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी होता है। ये आपके पास क्या है, वेलोसिटी है। वेलोसिटी के लिए क्या यूज करते हैं, मीटर पर सेकंड यूज करते हैं, और टाइम के लिए क्या यूज करते हैं, सेकंड। तो इस तरीके से आपके पास हो गई मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नाउ ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए एन ऑब्जेक्ट is placed at the center of curvature
ऑफ ए कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर। अच्छा, आपके पास एक कॉन्केव मिरर दे रखा है, ठीक है, ये कॉन्केव मिरर है, ठीक है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया और इसका ये पोल हो गया। क्लियर है? यहां पर आप मान लेते हैं इसका प्रिंसिपल फोकस है और यहां पर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। क्लियर है? फोकल लेंथ कितनी बोल रहा है? 16 सेंटीमीटर, यानी इस पी से इस एफ की जो डिस्टेंस है वो 16 सेंटीमीटर है। क्लियर है? इसका मतलब है सी से और एफ के बीच की डिस्टेंस इक्वल होती है, तो ये भी 16 सेंटीमीटर है। क्लियर है? अब क्या कह रहा है कि पहले ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा गया था, यानी यहां रखा गया था सी पर, लेकिन अब उसे क्या कर दिया गया है कि इफ द ऑब्जेक्ट इज शिफ्टेड बाय 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर शिफ्ट कर दिया गया है, मतलब यहां कहीं बीच में होगी। ठीक है, तो क्या होगा हमारे पास? देखो जरा देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा कि ये एक रे ऑफ लाइट आई कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये प्रिंसिपल फोकस से पास हो जाएगी। दूसरी रे ऑफ लाइट कहां से जाएगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास हो जाएगी। इसका मतलब यहां कहीं ये मीट कर जाएगी। तो इसका मतलब है कि जो मेरे पास ऑब्जेक्ट बनेगा वो यहां पर कहीं पर बन रहा है, यानी मेरे पास जो ऑब्जेक्ट बन रहा है, ऑब्जेक्ट का इमेज जो बन रहा है वो कैसा बन रहा है? इन्वर्टेड बन रहा है। इन्वर्टेड का क्या मतलब होता है कि रियल बन रहा है। यू कैन सी दैट ऑब्जेक्ट से कैसा बन रहा है? एंड मैग्नीफाइड बन रहा है। क्लियर है? तो कोई रियल एंड मैग्नीफाइड है? ए ऑप्शन हमारे पास है, रियल एंड मैग्नीफाइड बनेगा इस केस में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अ पेंसिल इज प्लेस्ड अपराइट एट अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस। क्या किया जा रहा है? एक कॉन्वेक्स लेंस बना लेते हैं, ठीक है, एक कॉन्वेक्स लेंस से ये इसका F2 हो गया, ये F1 हो गया, ठीक है, और ये मेरे पास ऑप्टिकल सेंटर हो गया। ये बोल रहा है इसकी फोकल लेंथ कितनी है? 15 सेंटीमीटर, यानी ये कितनी है? 15 सेंटीमीटर है ऑप्टिकल सेंटर से फोकस की दूरी। ठीक है, तो बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट को 10 सेंटीमीटर पे रखा गया है कॉन्वेक्स लेंस के सामने, तो इमेज कैसी बनेगी? 10 सेंटीमीटर मतलब यहां कहीं रखा गया है, क्योंकि 15 सेंटीमीटर की तो आपकी फोकल लेंथ है। ये पहली रे ऑफ लाइट जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये देखो क्या चले गई इस तरीके से, और दूसरी रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से चली गई है, तो सीधे सीधे चले जाएगी आपके पास। अब कहीं यहां ये मीट नहीं कर सकती, तो हमें क्या करना पड़ता है कि पीछे आपकी रेस को मिलाना पड़ता है। ये देखो जरा, तो इसका मतलब है आपकी इमेज जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वहीं बन रहा है। इसका मतलब इमेज कैसा बन रहा है? वर्चुअल बन रहा है। वर्चुअल बनेगा तो साथ में क्या बनेगा? इरेक्ट बन रहा है, और यू कैन सी दैट मैग्नीफाइड तो बन ही रहा है। तो कैसा बन रहा है? वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। जब आपने कॉन्वेक्स लेंस का इमेज फॉर्मेशन पढ़ा होगा बेटा, तो उसमें आपने लास्ट केस देखा होगा। पहले जो 5 केसेस थे इमेज फॉर्मेशन के, उसमें आपके पास जो इमेज बनती है वो रियल एंड इन्वर्टेड बनती है। लेकिन यही एक ऐसा केस है, 6th केस, जब आपका ऑब्जेक्ट जो है फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच होता है, व्हेन यू विल गेट वर्चुअल इमेज। और कैसी? इरेक्ट बनेगी, और ऑब्वियसली मैग्नीफाइड तो बन ही रही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। अब देखो, कन्वेंशनल जो एनर्जी सोर्स होता है वो आपके पास होता है, कन्वेंशनल जो एनर्जी सोर्स होता है इसमें आपके पास नेचुरल सोर्सेस होते हैं। कैसे होते हैं? नेचुरल। कैसे होते हैं? नेचुरल सोर्सेस होते हैं। इन नेचुरल सोर्सेस क्या होते हैं? दे आर नॉट रिन्यूएबल, इन्हें आप रिन्यू नहीं कर सकते। ठीक है, और ये आपके क्या हो रहे हैं? दे आर बीइंग यूज्ड कॉन्स्टेंटली, इनका यूज कॉन्स्टेंटली किया जा रहा है। जैसे आपका कन्वेंशनल सोर्स क्या आपके पास? नॉट रिन्यूएबल, आपका पेट्रोलियम है, ठीक है, आपके पास पेट्रोलियम है, बायोमास है, ठीक है, ऐसे आपके पास कोल है, नेचुरल गैस है आपके पास। ये सारे आपके कन्वेंशनल है। ये देखो, आपको ये सारे के सारे कहां से मिलते हैं? नेचर से मिलते हैं। यू ऑलवेज गेट दीज ऑल थिंग्स फ्रॉम द नेचर, बट ये क्या हो रहे हैं? ये नॉट रिन्यूएबल है, इन्हें बार बार बनाया नहीं जा सकता, बिकॉज ये आपके क्या है? इनको बनने के लिए सालों लग जाते हैं।
इनको बनने के लिए सालों लग जाते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम इनका यूज बहुत ज्यादा कर रहे हैं, तो ये धीरे धीरे कम होते जाएंगे, और जब ये कम होते जाएंगे तो एक्सटेंट भी हो सकते हैं। तो नेचर को एक तरीके से हम क्या कर रहे हैं, एक तरीके से नेचर को हम हार्म पहुंचा रहे हैं। ठीक है, अगर आपके पास नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस है, नॉन कन्वेंशनल क्या होते हैं, ये आपके रिन्यूएबल होते हैं, दीज आर रिन्यूएबल। जैसे आपके पास क्या हो गई, सोलर एनर्जी हो गई। अब देखो सोलर एनर्जी आपकी खत्म नहीं होती है, बार बार वो बनते रहती है। टाइडल एनर्जी हो गई, टाइड से बनती रहती है क्योंकि टाइड्स बार बार बनती रहती है। आपकी जियोथर्मल एनर्जी होती है, ठीक है, जियोथर्मल आपके पास एनर्जी है। ठीक है, ये सारी एनर्जीज कैसी है आपके पास, नॉन कन्वेंशनल एनर्जीज है आपके पास। ऐसी नॉन कन्वेंशनल में आपके पास क्या एक और आती है, इलेक्ट्रिसिटी भी आपके पास आ सकती है। ठीक है, तो आपके पास क्या है, देखो इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, आपसे पूछा है कन्वेंशनल, तो कन्वेंशनल आपके पास बायोमास है, दैट इज आपके पास डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ लेडी इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर। ठीक है, एक लेडी क्या है, प्लेन मिरर के सामने खड़ी है, ये प्लेन मिरर बना दिया। ठीक है, एक लेडी मान लेते हैं इसके सामने इस तरीके से खड़ी है। ठीक है, एंड 1 मीटर फ्रॉम द मिरर, ये 1 मीटर के डिस्टेंस पर खड़ी है। ठीक है, इसका मतलब है जो इमेज भी बन रहा होगा वो आपका 1 मीटर पे ही बन रहा होगा, क्योंकि जितना डिस्टेंस पर मिरर, प्लेन मिरर से आपका ऑब्जेक्ट होता है उतना ही डिस्टेंस पर इमेज भी बनती है। क्लियर है। अब क्या बोल रहा है, सी वॉक 60 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर। अच्छा, वो 60 सेंटीमीटर चलेगी, यानी 60 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर चलेगी, 60 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर चलेगी। इसका मतलब बचा हुआ कितना है, 40 सेंटीमीटर। जैसे ही ये आपका इमेज 60 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर जाएगी तो आपके पास ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ को जाएगी 60 सेंटीमीटर, तो उसी समय में एट द सेम इंस्टेंट आपके पास 60 सेंटीमीटर इमेज भी मिरर की तरफ को चली जाएगी। इसका मतलब बचा हुआ डिस्टेंस जो इमेज का मिरर से होगा वो 40 सेंटीमीटर होगा। अब पूछ रहा है द डिस्टेंस ऑफ हर इमेज नाउ फ्रॉम हर सेल्फ, उससे इमेज का डिस्टेंस कितना होगा, तो 40 पर 40 कितना हो गया, 80 सेंटीमीटर हो गया। इसका मतलब आपके पास 80 सेंटीमीटर इज योर करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, द ब्राइटनेस ऑफ स्टार डिपेंड्स ऑन। देखो जो हेवनली बॉडीज आपके पास होती है उनकी ब्राइटनेस के लिए आपके पास रेडिएशन का एक फॉर्मूला होता है, जिसे आप लिखते हैं पावर ऑफ रेडिएशन, जिसे आप लिखते हैं ए ई सिग्मा टी रेज टू दी पावर 4। ये आपके पास स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, क्या है, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ है आपके पास। ठीक है, जहां पर एरिया क्या है, ए क्या है आपका एरिया है, ई क्या है आपके पास एमिसिविटी है, एमिसिविटी ऑफ द ब्लैक बॉडी या स्टार। ठीक है, सिग्मा क्या है, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू होती है 5.7 इंटू 10 रेज टू दी पावर -8 वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन रेज टू दी पावर -4। ये यूनिट है आपके पास सिग्मा की, और टी यहां पर किसको डिनोट कर रहा है, टेम्परेचर को डिनोट कर रहा है। अगर आपका एक स्टार माने हम कि स्फेरिकल इन शेप है, तो मतलब एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो बेसिकली अगर ए में देखें तो रेडियस आ रहा है, इसका मतलब है पहला साइज पे डिपेंड करता है, उसकी जो ब्राइटनेस है स्टार की साइज पर डिपेंड करती है। दूसरा, टी इस फॉर्मूले में दे रखा है पावर ऑफ रेडिएशन में, तो टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। और एज वी कैन सी दैट कि हमें अर्थ से अलग अलग स्टार्स जो है हमारे पास अलग अलग उनकी ब्राइटनेस दिखाई देती है, यानी अर्थ से डिस्टेंस भी मैटर करता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन सही, दैट इज साइज पर डिपेंड करती है ब्राइटनेस, टेम्परेचर पर, डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ पर भी डिपेंड करती है। अगला क्वेश्चन है, अ सिंपल सर्किट कंटेन्स 12 वोल्ट बैटरी, यानी आपको वोल्टेज दे रखी है, वी दे रखी है 12 वोल्ट दे रखी है, एंड अ बल्ब हैविंग 24 ओम रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस जो दे रखा है वो 24 ओम दे रखा है। When you turn on the switch, the meter connected in the circuit would read, यानी करंट निकालनी है, ओम्स लॉ लगा देंगे, V is equals to IR, I is equals to क्या हो जाएगा, V upon R हो जाएगा। V कितना गिवन है, 12 गिवन है, और आपके पास R गिवन है 24, 12 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 1/2, दैट इज 0.5 एम्पियर हो जाएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है, देखिए 3 रजिस्टर्स विथ मैग्नीट्यूड 2 ओम 4 ओम एंड 8 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, अगर पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं
तो द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सिस्टम, ठीक है, इक्विवेलेंट निकाल देते हैं। तो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/2 ओम प्लस 1/4 ओम प्लस 1/8 ओम। अगर मैं इसका एलसीएम ले लूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, आपके पास एलसीएम अगर देखेंगे जरा तो इन सबका एलसीएम क्या आ जाएगा, आपके पास 8 ही आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 2 4 8, ये आ जाएगा 4 2 8 और ये 1 आ जाएगा। इसका मतलब है 4 2 6 प्लस 7 7/8 आ जाएगा। इसका मतलब है कि आर इक्विवेलेंट मेरे पास क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, दैट इज 8/7। इसे अगर करेंगे तो 7 1 जार 7, पॉइंट लग जाएगा 1 आ जाएगा, तो 0 लग जाएगा, कितना हो जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा, 0 लग जाएगा, ठीक है। फिर से 7 1 जार 7, ठीक है, तो ये 1 1 आते रहेगा हमारे पास। अब देखो जरा हमारे पास क्या है, इसकी वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, अच्छा 4 ओम तो नहीं आ रही है, 14 ओम नहीं आ रही है, मोर देन 2 ओम नहीं आ रही है, आपके पास लेस देन 2 ओम आ रही है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैटर अराउंड अस कैन एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट्स नेमली सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी का क्या मतलब है कि जब हम उन्हें कंप्रेस करें, उनका संकुचन करें, संपीड़न करें, तो क्या करें कि वो दबे, उसका वॉल्यूम कम होने लगे। तो ऐसा किसमें होता है, आप देखोगे जरा गैस में क्या होते हैं, ये जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच की इंटरमोलिकुलर स्पेसिंग बहुत ज्यादा होती है, तो उन्हें इजीली क्या किया जा सकता है, कंप्रेस किया जा सकता है। जैसे बलून में आप देखो, बलून में जब एयर इन्फ्लेटेड रहती है, भरी हुई रहती है, तो आप उसे कंप्रेस करते हैं तो आसानी से कंप्रेस हो जाता है। इसी के आप कंपेरिजन में अगर आप लिक्विड को देखोगे तो लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो गैस के कंपैरिजन में थोड़ा उनके बीच में जो मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेसिंग होती है वो थोड़ा कम होती है, लेकिन सॉलिड से ज्यादा होती है। तो अगर क्या करा होगा, किसी बॉटल में वाटर फिल्ड अप होगा तो आप उसे अगर कंप्रेस करेंगे तो आसानी से कंप्रेस हो जाता है, इसका मतलब उसकी कंप्रेसिबिलिटी गैस से कम है, गैस की सबसे ज्यादा हो गई, ठीक है। अब सॉलिड्स की देखेंगे, एक ब्रिक में आपको दे दूं, ईंट दे दूं, तो क्या आप उसे कंप्रेस कर पाएंगे, क्या आप उसे दबा पाएंगे, नहीं दबा पाएंगे, उसका शेप चेंज होगा ही नहीं, क्योंकि उसकी बीच के जो मॉलिक्यूल्स है, उन मॉलिक्यूल्स के बीच की इंटरमोलिकुलर स्पेसिंग क्या है, बहुत कम है, बहुत ज्यादा कम है, यानी वो बहुत क्लोज है एक दूसरे के। तो इसका मतलब है कि आपके पास कौन सा सही हो जाएगा, जो गैस की कंप्रेसिबिलिटी है सबसे ज्यादा होती है। तो आपका बी ऑप्शन अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो गैस की कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज्यादा, उसके बाद लिक्विड की उससे कम और सॉलिड की सबसे कम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो, कंसिडर द फॉलोइंग, क्या दे रखा है, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। अच्छा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, 2 ओम 4 ओम और 6 ओम क्या है, आपके पैरेलल में है, इनका अगर इक्विवेलेंट निकाल दूंगा तो वो इक्विवेलेंट 8 ओम के साथ सीरीज में हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 1/r इज इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6 हो जाएगा, ठीक है। तो 1/r इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो गया, इनका अगर मैं एलसीएम निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 2 6 जार 12, 4 3 जार 12 प्लस 6 2 जार 12, तो ये आ जाएगा 1/r इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11/12 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट कि जो r आ गया मेरे पास वो 12/11 आ गया, कितना आ गया, 12/11, यानी इन तीनों का जो इक्विवेलेंट, अब मेरे पास सर्किट कैसा बन गया है, कुछ इस तरीके से बन गया है, ठीक है। ये 8 ओम हो गया है और ये मेरे पास 12/11 ओम हो गया है। सीरीज में इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, इनका सीधे सीधे क्या कर देते हैं, समीशन कर देते हैं, यानी 12/11 प्लस 8 हो गया, इसमें अगर मैं 11 क्या ले लेता हूं एलसीएम, तो 12 प्लस मेरे पास कितना आ जाएगा, 88 आ जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास आ जाएगा 100/11, ऑप्शन में कुछ ऐसा दे रखा है, नहीं दे रखा है, आपको क्या दे रखा है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे रखा है, तो 11 9 जार 99, 1/11 ओम आ जाएगा, दैट इज आपका ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं कि अ रेसिंग कार एक्सेलरेट्स ऑन अ स्ट्रेट रोड फ्रॉम रेस्ट से शुरू हो रही है, यानी इनिशियल वेलोसिटी 0 टू अ स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड, यानी फाइनल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड हो गई, फाइनल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड हो गई, ठीक है, और इन टाइम 25 सेकेंड, ठीक है। अब बोल रहा है कि अज्यूमिंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ द कार थ्रू आउट द डिस्टेंस कवर्ड निकालना है। तो देखिए डिस्टेंस कवर्ड के लिए हमारे पास फॉर्मूला s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है, u 0 हो जाएगा तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, s इज इक्वल्स टू हाफ at स्क्वायर, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी क्या दे रखी है, 0 दे रखी है। अब हमें a तो हमारे पास है नहीं, टाइम तो है, तो a निकाल लेते हैं, तो v इज इक्वल्स टू आपके पास क्या हो जाएगा, u प्लस at हो जाएगा। यहां से आप क्या निकाल सकते हैं, a से निकाल सकते हैं, v आपके पास क्या है 50 है, इज इक्वल्स टू u क्या है 0 है, प्लस a आपको निकालना है और t आपके पास क्या है 25 है, इसका मतलब a कितना आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर आप इसे यहां पर रखेंगे 1/2, a आपके पास 2 है और आपके पास t कितना है 25 का स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और 25 का स्क्वायर होता है 625 मीटर।
तो आपके पास कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अ मैन वेइंग 70 kg इन कमिंग डाउन इन लिफ्ट। अच्छा, जब एक आदमी लिफ्ट में नीचे आ रहा है तो उसका वेट कितना है? 70 kg है। इफ द केबल ऑफ द लिफ्ट ब्रेक्स सडनली, अब केबल अगर टूट जाए लिफ्ट की तो द वेट ऑफ द मैन वुड बिकम, तो आदमी का वेट कितना हो जाएगा? अब देखो क्या हो रहा है, ये लिफ्ट है और इसके अंदर आदमी है, ठीक है, इसकी रोप क्या हो गई है? ब्रेक हो गई है। तो वेरी ऑब्वियस क्या होगा करके कि ये नीचे आने लगेगा। क्या आएगा? ये नीचे आने लगेगा आपके पास। इसका mg नीचे होगा तो ये अब नीचे आने लगेगा a एक्सेलरेशन से। क्लियर है? इसका रिएक्शन ऊपर को लगेगा r। क्लियर है? और ये आपके पास क्या आ रहा है? a एक्सेलरेशन, मतलब फ्रीली फॉल कर रहा है तो a g के बराबर हो जाएगा। अगर मैं निकालूं यहां पर तो mg ज्यादा है, mg माइनस r इज इक्वल टू मेरे पास क्या हो जाएगा? mg माइनस r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? mg ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि a g के बराबर हो गया। और r क्या होता है? लिफ्ट में यही वेट होता है बॉडी का। अब अगर मैं इसे निकालूं तो क्या आ जाएगा? mg माइनस mg इज इक्वल टू r। इसका मतलब रिएक्शन अगर 0 आ रहा है तो आपके पास वेटलेसनेस का फील होगा बॉडी को, यानी भारहीनता का अनुभव होगा। किसका होगा? भारहीनता का अनुभव होगा। इस कंडीशन को कहते हैं वेटलेसनेस। जब क्या हो जाती है? स्ट्रिंग कट जाती है तो आपका बॉडी जो है अपने आप को वेटलेसनेस फील करने लगेगा अपने आप में, यानी जिसमें वेट नहीं होता है। क्योंकि आर आपका क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। इसका मतलब है डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि अ गिवन कंडक्टर कैरिंग ए करंट ऑफ 1 एम्पियर। अच्छा, गिवन कंडक्टर में कितने एम्पियर की करंट है? 1 एम्पियर की। प्रोड्यूसेस एन अमाउंट ऑफ हीट इक्वल टू 2000 की हीट जूल प्रोड्यूस हो रही है इफ द करंट थ्रू द कंडक्टर इज डबल्ड। तो अमाउंट ऑफ हीट कितनी हो जाएगी? अब कंडक्टर में क्या कर रहे हैं? हीट को डबल, क्या कर रहे हैं? करंट को डबल कर दे रहे हैं। ठीक है, यानी आई डैश इज इक्वल टू मेरे पास आ गया ट्वाइस ऑफ आई। इसका मतलब है सीधे सीधे 2 एम्पियर ही होगा, क्योंकि आई तो क्या दे रखा है? 1 एम्पियर दे रखा है। अब हीट का फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ये आपका किसका फॉर्मूला है? ये आपका जूल्स लॉ है आपके पास। ठीक है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहते हैं। इसे कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अच्छा, एच ये आपको दे रखा है, एच कितना दे रखा है? 2000 दे रखा है। इज इक्वल टू आई 1 का स्क्वायर दे रखा है, आर टी दे रखा है। इसका मतलब है आर टी इज इक्वल टू 2000 हो गया। दूसरे में एच डैश इज इक्वल टू आपको क्या दे रखा है? डबल दे रखा है, यानी आई डैश यानी 2 आई का क्या दे रखा है? स्क्वायर दे रखा है, और आर टी हो जाएगा 2 आई यानी 4 आई का स्क्वायर। आई कितना है? 1 है, मल्टीप्लाइड बाय आर टी की वैल्यू क्या है? 2000 है। इसका मतलब 4 दूनी 8, 8000 जूल की हीट प्रोड्यूस होगी जब वही क्या होगा हमारे पास? करंट को दोगुना कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि द इंपल्स ऑफ ए पार्टिकल ड्यू टू फोर्स एक्टिंग ऑन इट ड्यूरिंग अ गिवन टाइम इंटरवल इज इक्वल टू चेंज इन इट्स। यानी जो इंपल्स होता है, इंपल्स क्या होता है? फोर्स एक्टिंग फॉर अ स्मॉल टाइम पीरियड। फोर्स जो छोटे से समय के लिए क्या करता है? एक्ट करता है। क्लियर है? तो वो किसके चेंज के इक्वल होता है, ऐसा पूछा गया है। क्लियर है? तो हमने इंपल्स जो पढ़ा हुआ है आई इज इक्वल टू एफ टी पढ़ा हुआ है। क्लियर है? अब देखो जरा, हमने न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या देखा है? दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। अगर मैं इसे एफ इंटू टी इज इक्वल टू एम वी माइनस यू लिखूं तो एफ टी क्या है मेरे पास? आई हो जाएगा इंपल्स, ये हो जाएगा एम वी माइनस एम यू। ये क्या है मेरे पास? ये फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम। इसका मतलब है चेंज इन मोमेंटम के इक्वल हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम के इक्वल हो जाएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू एक्सपेंशन ऑफ मटीरियल ड्यू टू हीटिंग इज नॉट ट्रू। ठीक है, एज आइस मेल्ट्स इट एक्सपेंड्स यूनिफॉर्मली अप टू 4 डिग्री सेल्सियस। एक ऑप्शन, मरकरी थर्मोमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेंशन ड्यू टू हीटिंग। बिल्कुल सही है भाई, आपका जो थर्मोमीटर होता है उसमें मरकरी होती है, वो मरकरी ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर से ही तो क्या करता है? उसमें एक्सपेंशन होता है, तभी हमें राइज दिखाई देता है। तो बिल्कुल सही है आपका बी ऑप्शन। स्मॉल गैप इन is kept between the rails to allow for expansion due to heating। बिल्कुल सही है, क्योंकि क्या होता है कि जब कंटिन्यूअसली ट्रेन ट्रैक पर चलती है तो उससे क्या होगा? हीट प्रोड्यूस होगी, तो जो आपके रेलवे ट्रैक्स होंगे उनमें एक्सपेंशन हो जाएगा। इसीलिए बीच में क्या दिया रहता है? गैप दिया रहता है। अगर आपने देखा होगा तो जो आपके ब्रिजेस होते हैं, ब्रिजेस जो आपके मेटल के बने हुए होते हैं,
उनमें अगर आपने देखना होगा तो उसमें भी ऊपर गैप दिया रहता है, क्योंकि जब एक्सपेंशन हो तो एक्सपेंशन से टूटे ना, वो क्या हो कि उस गैप को फिल कर ले, ठीक है, सो दैट ब्रिज की एफिशिएंसी पर या आपके पास उस रेलवे ट्रैक की एफिशिएंसी पर क्या ना हो, कोई खतरा ना हो। क्लियर है? अब हमारे पास क्या है, ये भी सही है, द लेंथ ऑफ द मेटेलिक वायर इंक्रीजेस विद द टेम्परेचर इंक्रीज, बिल्कुल सही है। जब हम क्या करते हैं, किसी वायर को हीट करते हैं तो उसका एक्सपेंशन होने लगता है। क्लियर है? तो यानी आपको हीट करने से वायर का एक्सपेंशन हो रहा है, तो डी भी सही है। अब देखिए 4 डिग्री सेल्सियस पर मैंने आपको बताया था कि डेंसिटी मैक्सिमम होती है, यानी वाटर का एक्सपेंशन होता है 4 डिग्री सेल्सियस, डेंसिटी आपकी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। ठीक है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर डेंसिटी मैक्सिमम होती है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ स्टोर्ड एनर्जी। देखो न्यूक्लियर एनर्जी आपके पास जो होती है, जैसे यूरेनियम है, यूरेनियम में न्यूक्लियर एनर्जी आपके पास, जब न्यूक्लियर रिएक्शन होती है तो उस न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से यूरेनियम में न्यूक्लियर एनर्जी स्टोर्ड रहती है। ठीक है, तो आपके पास क्या ये भी स्टोर्ड एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी, जब किसी स्टोन को किसी हाइट पे ले जाया जाता है तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है, यानी पोटेंशियल एनर्जी भी आपके पास स्टोर्ड एनर्जी है। अब बात करते हैं केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है, ये केमिकल रिएक्शन से प्रोड्यूस होती है, और जब ये केमिकल रिएक्शन से प्रोड्यूस होती है तो वो एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रही है, इट इज स्टोर्ड इन बैटरी, ये बैटरी में स्टोर्ड हो जाती है, तो केमिकल एनर्जी इज ऑल्सो अ एग्जाम्पल ऑफ स्टोर्ड एनर्जी। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है, दिस इज ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी जो करंट इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की वजह से प्रोड्यूस हो रही है, उसमें एनर्जी कहीं स्टोर्ड नहीं है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, यही ऑप्शन गलत हो जाएगा कि इनमें से एक फॉर्म ऑफ स्टोर्ड एनर्जी कौन सा नहीं है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी आपका सी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास है, देखिए अगला यानी हमारे पास लास्ट क्वेश्चन जो है, ये कह रहा है कि द मोशन ऑफ अ कार अलोंग अ स्ट्रेट पाथ इज शोन इन द फिगर। ठीक है, मोशन दे रखा है किसी कार का स्ट्रेट लाइन, द कार स्टार्ट्स ओ से स्टार्ट कर रही है, रीचेस ए पर पहुंच रही है, बी एंड सी, बी और सी पर पहुंच रही है डिफरेंट इंस्टेंट पे, यानी अलग अलग समय पे। ड्यूरिंग इट्स मोशन फ्रॉम ओ टू सी, ओ से सी तक जाने में, एंड बैक टू बी, पहले ओ से सी तक जा रही है ऑब्जेक्ट और फिर सी से बी तक आ रही है। तो इस समय हमें एक तो डिस्टेंस निकालना है और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, एक्चुअल पाथ बॉडी ने क्या ट्रेवल करा, पहले ओ से बी तक गई, यानी 35 हो गया, 35 किलोमीटर हो गया, फिर वो वापस इस 60 सी से बी तक आई, कहां से आई, सी से बी तक आई। अच्छा पहले ओ टू सी गई है, ओ टू सी गई है तो मतलब 60 मीटर गई है, ओ टू सी गई है यानी पहले ओ टू सी गई है, तो 60 मीटर हो गया, 60 किलोमीटर हो गया, प्लस फिर इस सी से बी पर भी तो आई, और देखोगे 60 से 35 तो ये आपका होता है 25 किलोमीटर, यानी 85 किलोमीटर उसका डिस्टेंस होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, देखो ओ टू बी तो वो स्ट्रेट लाइन पे आई है, यानी ओ और बी के बीच का डिस्टेंस 35 हो गया, फिर बी से सी भी गई है लेकिन सी से बी पर आ गई, तो जो बी से सी और सी से बी पे आ गई, यहां पर डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट सिर्फ ओ से बी तक है, दैट इज जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो आपके पास हो जाएगा सिर्फ 35 किलोमीटर, यानी कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आपके इस सारे क्वेश्चंस देखिए हमने कि हर एक ऑप्शन को हमने डिटेल में बहुत डिस्कस किया है, जिससे आपके बहुत सारे आपने देखा होगा कॉन्सेप्ट्स यहां से बने होंगे, और यही कॉन्सेप्ट्स आपको अपकमिंग एनडीए एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। इसी तरीके से आप हमारी प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं, उन प्रीवियस वीडियोस में भी हमने हर एक पेपर में फिजिक्स के जब क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं तो उसमें बहुत डिटेल में सॉल्व करवाए हैं, जिससे कि आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सके। तो इन सारी वीडियोस को देखिए, हम आपके लिए बहुत बेहतरीन कंटेंट बनाकर ला रहे हैं, सो दैट लास्ट टाइम पे आप जितने क्वेश्चंस कर सको उतना आपको हेल्पफुल रहेगा आपके एनडीए के एग्जाम के लिए। तो आपने क्या करना है कि आपने हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करना है, उसे शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तब तक आपका काम है कि इन सारी वीडियोस के जितने हमने क्वेश्चंस लगाए हैं सारे आप करें, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपके पास 2016 का सेकंड पेपर लाएंगे और फर्दर ऑन इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे।
टिल देन कीप स्टडिंग। जय हिंद।